जय हिंद बच्चों। क्लास ट्वेल्थ का आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ सिंपल समझ लेनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। जब भी हमने पहला ये चैप्टर स्टार्ट किया था, याद होगा आपको, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, आपकी एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जिसमें कि आप क्या करते हैं, जो चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में है उसके रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। तो उसको शॉर्ट टर्म में ये कह सकते हैं, स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज की स्टडी के रिगार्डिंग है। अब हम देख लेते हैं, तो दूसरा वर्ड है कैपेसिटेंस का। देखिए, कैपेसिटेंस को समझने के लिए पहले एक छोटी सी आपको थ्योरी सी समझनी है, सिंपल सी चीज़। अगर हम कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस, तो ये इनकम्प्लीट वर्ड होगा, इसको प्रॉपरली ये कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या डिनोट करता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है, कोई कंडक्टर, उसमें एबिलिटी है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की, तो हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सिंपल समझ लें, तो इसका सिंपल मतलब ये है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस EC ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल सी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस रिलेटेड है उसकी एबिलिटी से, जिसमें कि वो आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज को जो स्टोर करती है, जिस एबिलिटी की वजह से बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है, वो रिलेटेड है आपके इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से। ठीक है, ये सिंपल सा कहने का मतलब है यहाँ पर। अब अगर हम बात कर लें किसी कंडक्टर की रिगार्डिंग, तो उस कंडक्टर को अगर हम क्यू चार्ज देते हैं, क्यू चार्ज दिया, और उसका जो पोटेंशियल है, जो उसका पोटेंशियल है वो रेज कर गया, यानी कि राइज हुआ, वी वी की वैल्यू तक राइज हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि चार्ज क्यू आपका इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके वी पोटेंशियल के। ठीक है, अब कांस्टेंट अगर हम अप्लाई करें यहाँ, इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर, Q इज इक्वल टू सी वी हो जाएगा। ये जो आपका C है कांस्टेंट, इसी को हम कहते हैं आपका क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, जिसको हम दूसरे वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब अगर हम एक और तरीके से डिफाइन करें, तो क्या कह सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर एज द ratio of charge given to conductor to the rise in its potential. Capacity of conductor as the ratio of charge given to conductor to the rise in its potential। कि सिंपल ये कहना चाह रहा है कि कंडक्टर की जो कैपेसिटी है, और जो कैपेसिटी कंडक्टर वो रेशो है किसका, चार्ज का, जो इस कंडक्टर को दिया गया, इसकी पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए। ये सिंपल चीज ये कहना चाह रहा है। तो इसके अंदर सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम देखें
अगली डेफिनेशन के रिगार्डिंग, तो वो डेफिनेशन आपकी डिनोट करती है फेराड। देखिए, अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो ये इसका फॉर्मूला था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू का मतलब कूलाम, इसका जो यूनिट है वो कूलाम है। वी वोल्ट होती है इसकी यूनिट। C अपॉन वी, ये इक्वल होती है यूनिट आपकी 1 फेराड। 1 फेराड की इक्वल होती है, इसको हम कहते हैं, ये यूनिट है आपकी किसकी, कैपेसिटेंस की। 1 फेराड आपकी कैपेसिटेंस की यूनिट है। अब इसकी यूनिट को अगर हम और डिवाइड कर लें, तो 1 माइक्रो फेराड इक्वल हो जाता है 10⁻⁻⁶ फेराड के। और आपका 1 नैनो फेराड इक्वल हो जाता है 10⁻⁹ फेराड के। ऐसे ही एक माइक्रो फेराड, डबल माइक्रो है ये, ठीक है। 1 माइक्रो फेराड इज इक्वल टू 10⁻12 फेराड, ठीक है। तो ये सिंपल सी यूनिट है। अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी था। Q के लिए अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, Q को ऐसे ही रहने दीजिए, V का मतलब चेंज करके क्या बन जाएगा, W अपॉन क्यू। Q ऊपर जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। Q का आपका क्या रहता है फॉर्मूला, 80, डायमेंशन फॉर्मूला 80, स्क्वायर है तो 80 स्क्वायर। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml/2t-2। इनको आप कैलकुलेट करोगे यानी सॉल्व करोगे तो सिंपल सी आंसर आएगा m-1l-2t-t4 और A2। ये इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा। सिंपल सी चीज़। तो यहाँ तक आपको ये कैपेसिटर की स्टार्टिंग समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या रहता है। तो देखिए, कैपेसिटर जो है आपका, कोई भी कैपेसिटर है, तो उसको अगर हम प्रिंसिपल वाइज एक्सप्लेन करें, देखिए किसी भी, सपोज दैट आपने कोई भी मेटल प्लेट ली जो कि कनेक्टेड है आपकी, ये मेटल प्लेट ले लिया आपने, ये दोनों प्लेट कैसी हैं, आइसोलेटेड है, इन पर सेम चार्ज है। आइसोलेटेड प्लेट्स हैं और इन दोनों पर चार्जेस सेम है। अब इनका कनेक्शन आपने कर रखा है यहाँ पर प्लस और ये माइनस, बैटरी के पोल से कुछ इस तरह से। तो जब आप, अच्छा, ये जो प्लेट है, इन दोनों प्लेटों को आपने एक मीडियम के तौर, मीडियम अप्लाई किया बीच में, जिससे सेपरेटेड है। अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे, तो क्या होगा कि यहाँ से क्या है आपके इलेक्ट्रॉन जाके इधर रन करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो यहाँ अटैच हो जाएंगे, यानी यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन माइनस के चार्ज के फॉर्म में यहाँ जमा होते जाएंगे और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो अब इस तरह से जब आपने कर दिया सारा प्रोसेस, ये बैटरी फ्लो कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, यानी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इधर से उधर। कुछ टाइम बाद ये इस तरीके से एक पॉइंट पर जमा हो जाएंगे यहाँ प्लेट पर। अब आपने अगर इसको हटा दी, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो गया, ये है इसका मतलब, ठीक है। और ये पोल की तरह काम कर रहे हैं, प्लस माइनस। अब अगर हम इस बैटरी को हटा दें और इसकी जगह पर एक बल्ब अप्लाई कर दें, और जब आप बल्ब अप्लाई करने के बाद आप जैसे ही उसको कनेक्शन देंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा और वो बार बार यहाँ आएंगे, जब तक जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और जब तक ये जो आपकी प्लेट है वो आइसोलेट ना हो जाए, यानी कि इक्वलिटी ना हो जाए प्लस और माइनस चार्जेस में इस प्लेट के लिए, तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहेगी। और एट लास्ट क्या होगा, जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगी और जो स्टोर एनर्जी थी वो ख़त्म हो जाएगी फिर, तो जो बल्ब है आपका वो बुझ जाएगा। ये सिंपल सा इसका प्रिंसिपल रहता है। अब अगर हम देखें कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आपके वो हैं कैपेसिटर वो इस तरीके की प्लेट के फॉर्म में ही हों। इनका जो डिज़ाइन होता है वो स्फेरिकल भी होते हैं और सिलेंड्रिकल भी होते हैं और ये आपके प्लेट के फॉर्म में भी होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्फेरिकल के बारे में। तो वो स्फेरिकल को समझने के लिए सिंपल सा एक एजम्पशन करें, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने एज्यूम किया कि सपोज दैट एक मेटल का
स्फेयर है जिसको हमने चार्ज दिया तो उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, और एक उसके पॉइंट तक, एक मैक्सिमम पॉइंट तक हमने इसको एनर्जी दी और चार्ज वहाँ जमा हो गया। और ये जो आपका स्फेयर है, सेंटर ओ है, इसका रेडियस आर है, सेंटर पर इसके प्लस क्यू चार्ज आपका अप्लाई है। अब अगर आप बात करें कि इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ किसी पॉइंट पर, तो वो सिंपल ये फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कितना पोटेंशियल हुआ। अब अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फॉर्मूला जो हमने कैपेसिटर का पढ़ा था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू हमें पता है, V की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सारी की सारी वैल्यू जाएगी ऊपर। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा और ये क्यू से क्यू कैंसिल, फॉर्मूला बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका किसी भी स्फेरिकल शेप की कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी कैपेसिटी रखती है, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपका जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है इसकी रेडियस पर। तो हम कह सकते हैं ये तो सब कांस्टेंट है, फिक्स रहते हैं, तो हम कह सकते हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस R। ठीक है। अब अगर हम बात करें जैसे कि ये एक स्फेयर था, तो हमारी जो अर्थ है वो भी एक स्फेयर है, तो अर्थ की अगर हम कैपेसिटी फाइंड आउट करना चाहें इसी फॉर्मूले से, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, तो इसके लिए सिंपल सा यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। एक चीज़ और हमें माइंड में रखनी, अर्थ की रेडियस कितनी है, 640 किलोमीटर। इसको आप चेंज करोगे मीटर में तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये आपकी अर्थ की रेडियस आ गई। अब इसको अप्लाई करेंगे तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको। इस फॉर्मूले में सिंपली आर की वैल्यू पुट करनी है हमने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6.4 इंटू 10⁶। इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 0.711 इंटू 10⁻³ फराड। ये इसकी कैपेसिटी है और ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। सिर्फ अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पर जो कैपेसिटी आपको मिल सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो मैक्सिमम इतनी कैपेसिटी मिल सकती है, इतना आप एज्यूम कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है अर्थ की। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के कैपेसिटी के बारे में। ठीक है। अब अगर हम एक छोटी सी डेफिनेशन दें कैपेसिटर की, तो वो डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल सी चीज़ है। देखिए कैपेसिटर की एक और डेफिनेशन दी थी एक साइंटिस्ट ने, उस डेफिनेशन को समझ लेते हैं हम। अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग large amount of electric charge and hence electric energy in a small space। तो ये हमने छोटा सा भी पढ़ा था इस इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बारे में, तो इससे हमें ये पता लगा कि ये कैपेसिटर जो है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि एनर्जी स्टोरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, बहुत बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर कर सकता है इन अ स्मॉल स्पेस, एक छोटे से स्पेस में। ये इसकी एक और डेफिनेशन आप कह सकते हो दूसरे वर्ड में। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर का प्लेट के फॉर्म में जो टाइप है उसके। देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो नोट कर लीजिएगा कि जब भी हम कैपेसिटर को नोट करते हैं किसी भी साइन के थ्रू, तो उसका कैपेसिटर का जो साइन होता है, कैपेसिटर को इस साइन से शो करते हैं। ये जो साइन होता है कैपेसिटर का, ये डिनोट करता है कि ये कैपेसिटर जो है वेरिएबल कैपेसिटेंस के साथ है, सॉरी फिक्स कैपेसिटेंस के साथ है ये। ठीक है। ये शो करता है फिक्स कैपेसिटेंस।
ये जो साइन है फिक्स कैपेसिटेंस की वैल्यू को शो करता है। अगर हम बात करें वेरिएबल कैपेसिटर की वैल्यू शो करने के लिए, तब इसके साइन में एक इस तरीके से एरो अप्लाई कर देते हैं, तब ये बन जाता है आपका वेरिएबल वेरिएबल कैपेसिटेंस। सिंपल है। तो ये साइन का याद रखिएगा आप, दोनों साइन किस तरीके से कनेक्टेड है। अब हम कुछ कर लेते हैं डेरिवेशन टाइप थ्योरीज, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नाम से ही शो हो रहा है कि ये जो कैपेसिटर है, प्लेट्स, मेटल प्लेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करेगा या फिर उनके अकॉर्डिंग बनेगा। देखिए एक चीज़ थोड़ा सा स्टार्टिंग करने से पहले बता दूं कि कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं। कंडेंसर आपने सुना होगा, जो कि आपके पंखों में या फिर कूलर के साथ या फिर ऐसी कई सारी जो हमारे घर की इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है कंडेंसर। बिजली का काम वगैरह अगर आप कराएंगे तो कंडेंसर का नाम ज़रूर लेगा जो इलेक्ट्रिशियन है। अगर आपके यहाँ कुछ बिजली की फिटिंग वगैरह हो रही है, पंखे कूलर ये लग रहे हैं, तो ये कंडेंसर का नाम ज़रूर लेगा। वैसे तो ये फिक्स आता है अक्सर इक्विपमेंट्स में, लेकिन याद रखिए जब भी वो कंडेंसर बोलेगा इसका मतलब कैपेसिटर की बात कर रहा है। ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या है कि हमने दो प्लेट ली हैं, मेटल प्लेट्स हैं कुछ इस तरह से। अब ये एक प्लेट जो थी हमने इस प्लेट को अर्थ से कनेक्ट करा दिया, और जो ये प्लेट जो है आपकी, इनका बीच में डिस्टेंस है डी। डी डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट के बीच की, जिससे ये सेपरेटेड है। और इनके बीच में कोई भी मटेरियल हो सकता है, इंसुलेटेड मटेरियल, जो कि इनके बीच में हम अप्लाई करते हैं। अब हमने क्या किया कि जो आपकी प्लेट वन है उसको प्लस क्यू चार्ज दिया हमने। क्या दे रहे हैं इसको? प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो ये प्लेट आपकी प्लस चार्ज से चार्ज हो जाएगी। ठीक है। इसके प्लस चार्ज को जब हमने इसको दिया, तो माइनस चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा कहाँ पर, दूसरी फेस प्लेट यानी कि प्लेट टू पर। ये आपकी प्लेट वन थी और ये आपकी प्लेट टू है। यहाँ हमने इसको चार्ज दिया प्लस वाला, तो यहाँ पर इंड्यूस चार्ज होगा, माइनस चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है। दूसरी प्लेट पर। अब जो दूसरी साइड है इस प्लेट की, सेकंड प्लेट की जो अनदर साइड है यानी ये वाली साइड, यहाँ पर प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और वो प्लस चार्ज अर्थ में जाकर डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ये चार्ज बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ठीक है। अर्थ में जाकर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, तो प्लेट वन की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, प्लेट वन हैज प्लेट वन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था मैंने, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। किसी एरिया में कितना चार्ज फैला हुआ है या फिर है, उसकी मेजरमेंट होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से डिनोट करते हैं। चार्ज हमने क्यू दिया, ए एरिया है प्लेट वन का। सिमिलरली प्लेट टू के लिए अगर हम बात करें, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू माइनस का क्यू अपॉन ए। ये माइनस में क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो माइनस में है। सिंपल। अब देखिए अगर हम बात करें लेफ्ट रीजन में, प्लेट वन के लेफ्ट रीजन की बात करें, ठीक है, प्लेट वन का लेफ्ट रीजन यानी कि ये वाला रीजन यहाँ पर, और प्लेट टू का राइट यानी कि ये वाला, ये उस तरफ। ठीक है। ये प्लेट टू का राइट हो गया, और प्लेट वन के लिए ये वाला हिस्सा आपका लेफ्ट हो गया। ठीक है। इन एरियाज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो है। अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए निकालेंगे, इस प्लेट के बीच के हिस्से के लिए। तो ये आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर,
इस एरिया में ध्यान रखिए, जिस एरिया को सेपरेट किया हुआ है एयर या वैक्यूम के जरिए से, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये आ सकता है सिंपली आंसर, क्योंकि सिग्मा की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, क्यू अपॉन ए, जो कि हमने यहाँ से निकाला था फॉर्मूला। ठीक है, अब आता है वैल्यू कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल देते तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ वही सेम वैल्यू पुट कर दीजिए बस, Q एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि क्या चीज़ें आप किस तरीके से कैपेसिटेंस के कैपेसिटर C को इंक्लूड कर सकते हो। तो देखो C का फॉर्मूला हमें पता है, ये तो हमें मिल गया। अब C का फॉर्मूला हमको पता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में कनेक्ट करें तो Q अपॉन V किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ ले आइए। V इज इक्वल टू क्या आ रहा है, Q एप्सिलॉन नॉट D अपॉन A। अब क्या करना है हमको, V अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली क्या बनेगा, देखिए Q अपॉन V, ये V को हम इधर ले आते हैं, Q अपॉन V आ गया यहाँ पर, और आपके पास क्या क्या बचा है, A और D और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ये इस जगह पर क्या रख सकते हैं आप, सिंपली C रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ C प्लेस कर देंगे तो ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा C D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इधर भेजा जाए दोबारा से, A एप्सिलॉन नॉट कंप्लीट और D को इधर भेजा जाए तो नीचे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर बनेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आपकी किसके लिए बन गई वैल्यू, ये C कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ठीक है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। समझ लीजिएगा इसको एक बार रिपीट करके ध्यान से कि कौन सी वैल्यू कहाँ गई है। तो फिलहाल इसमें यहीं पर ही एंड हो जाएगा जो टॉपिक है। देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमारे पास कैपेसिटर को सेपरेट करने के लिए, देखो अभी कैपेसिटर बताया था प्लेट्स का है, तो यहाँ कोई ना कोई मीडियम होगा। अगर यहाँ पर एयर मीडियम है या फिर वैक्यूम मीडियम आपने लिया हुआ है, तब तो आप एप्सिलॉन नॉट का यूज़ कर लेंगे इजीली। बट सपोज दैट कि अगर आपने एयर और वैक्यूम की जगह पर यहाँ किसी दूसरे मीडियम का यूज़ किया है, तब आपको यूज़ करना है ई आर, यानी कि इसे इस तरह से नोट करते हैं ई आर, इसे हम कहते हैं आपका रिलेटिव परमिटिविटी। और ई आर को के से भी नोट किया जाता है, ई आर को आप के से भी नोट कर सकते हो। तो देखो अगर सपोज दैट आपने क्या किया है, यहाँ पर मीडियम का यूज़ किया है, किसी ऐसे मीडियम का जिसकी ये जो रिलेटिव परमिटिविटी इसकी के है, तब आप किस तरीके से नोट करोगे, देखो सी एम किसी मीडियम का यूज़ किया, तब आपकी जो परमिटिविटी है वो इस तरह से नोट की जाएगी, एरिया था ही हमारे पास डी। अब जो परमिटिविटी है वो चेंज होगी, ई इज इक्वल टू आर इंटू ई एप्सिलॉन नॉट ए और डी। तो ई एप्सिलॉन नॉट ए डी, ये वैल्यू किसके लिए आ रही है, ये आ रही है आपकी जब मीडियम आपका एयर हो या वैक्यूम हो। तो ई आर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, इस पूरे ओवरऑल कंप्लीट की जगह पर सी नॉट लिख सकते हैं, मतलब ये वैक्यूम के लिए है। मीडियम में कैपेसिटी की कैपेसिटी ये है, और एयर और वैक्यूम में इसकी कैपेसिटी सी नॉट है। तो सी एम इज इक्वल टू ई आर सी नॉट, ये इस तरीके से नोट किया जा सकता है। ई आर को हम के भी लिखते हैं, तो लिख सकते हैं सी एम इज इक्वल टू के सी नॉट। सिंपल ये चीज़ हो जाती है बस चेंज। अब जब भी आपके पास किसी मीडियम की बात आएगी, तब आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि के है जो पहले से ही दी जाएगी। अब आपका ये एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू आपको पता होगी, पहली पिछली बार हमने पढ़ाई थी। ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू इसकी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा,
देखिए नेक्स्ट टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग है, चेक करिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं। अब देखिए ग्रुपिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आप कई सारे कैपेसिटर एक साथ कनेक्ट करते हैं, तब क्या चेंजमेंट होता है। देखो सबसे पहले इसमें जो आता है वो है आपका सीरीज कनेक्शन। अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, कि इस तरीके से होगा कि ये एक ही पाथ है, ठीक है। ये सीरीज में है, कैसे कि दो पॉइंट के बीच में, बिटवीन टू पॉइंट्स, व्हेन व्हेन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ओनली बाय वन पाथ। एक ही रास्ते से जाकर हम सारे के सारे जो कैपेसिटर हैं उनको मिल सकते हैं या फिर जा सकते हैं उनके पास, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक रास्ता होगा। तो हमने सपोज किया कि हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, C1, C2 और C3, जो कि हमने कनेक्ट किए हुए हैं A और B पॉइंट के बीच में। अब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा, V1, V2, V3, और कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो हम जब इनको कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। देखो एक ही रास्ता है, कंप्लीट तो आपका क्या निकाल रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस V है, लेकिन इनका सेपरेट पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है, और C1, C2, C3। जब हम इनको यहाँ से चार्ज देंगे तो चार्ज सबसे पहले यहाँ पे आया प्लस, और यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसे ही प्लस माइनस करके इस अपने अपने चार्ज को सेपरेट कर लेंगे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सबके पास सेम सेम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऐसा नहीं इसके पास ज़्यादा इसके पास कम है। सीरीज में चार्ज सेम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 इजिकल टू हमारा हो जाएगा Q अपॉन C1, और ऐसे ही V2 इजिकल टू हो जाएगा आपका Q अपॉन C2, V3 इजिकल टू हो जाएगा Q अपॉन C3। अब इन जब सबको आप ऐड करोगे तो V1 इजिकल टू आएगा, सॉरी V फाइनल इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जिसे आप लिख सकते हो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब जो फाइनल V था उसके लिए भी हम लिख सकते हैं, तो उस पर भी चार्ज Q ही है और टोटल कैपेसिटेंस C होगा। तो Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, Q यहाँ से कॉमन आएगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास क्या बचेगा, वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन C1, वन अपॉन C2, वन अपॉन C3। इसको आप पैक कर लीजिए, ये आपका आएगा फाइनल आंसर, कि अगर कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ओवरऑल कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, सबके जो कैपेसिटेंस हैं उनको रिवर्स को ऐड करना होगा। ये इसका सिंपल सा मेथड है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अगर कैपेसिटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब क्या रहता है। देखो जब भी आप कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इसका मतलब है कि आपने जो है तीन रास्ते बनाने हैं, मतलब एक, दो और ये तीन, कुछ इस तरीके से आपने कनेक्ट करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो ओवरऑल पोटेंशियल है वो V हो जाएगा आपका। अब ये जो V है वो सारी जगहों पर सेम सेम डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, क्योंकि इसके रास्ते बदल रहे हैं लेकिन यहाँ पर डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ आएंगे तो अब इसके लिए भी V, और यहाँ आएंगे इसके लिए भी V, यहाँ पर V हो जाएगा। लेकिन जो चार्ज है आपका वो डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट डिफरेंट, कि अगर यहाँ पर Q1 आया है तो यहाँ Q2 चार्ज होगा, और यहाँ पर Q3 सेम, C1 C2 और C3 हो जाएगा, ये सेपरेट रहेगा। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपली Q इज इक्वल टू आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ से Q चार्ज आया था जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ Q1, Q2 और Q3 में,
अब Q की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पर, तो सिंपल फॉर्मूला होता है C पैरेलल के लिए P हम अप्लाई कर देते हैं, CP V इज इक्वल टू C1 और V सब में सेम था, C2 V सेम वही 3V। अब V कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका CP इज इक्वल टू C1 C2 C3। ये आपका फाइनल होगा। अगर पैरेलल में कैपेसिटर आपके कनेक्टेड हैं तो आप सिंपली ये कैलकुलेशन करके सारे के सारे उसको ऐड करके CP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस न्यूमेरिकल में मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, 1 माइक्रो फैराड, 2 एंड 3 माइक्रो फैराड। ये 3 हमारे पास कैपेसिटर हैं जो कि कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। सिंपल, ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब इसने कहा है कि इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तब इसमें जो है कितना टाइम डिफरेंस आएगा, यानी कि कंपैरिजन करना है पैरेलल और सीरीज का। तो अगर हम सबसे पहले सीरीज का फाइंड आउट करें तो सीरीज के लिए 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 ये होता है। तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ये आएगा। एलसीएम लेंगे, ये आपका 6 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर 6 प्लस 3 प्लस 2, फाइनली आंसर आएगा यहाँ पर 11/6, जिसको हम रिवर्स करेंगे 1/CS है ना, जिसको हम रिवर्स करेंगे तो CS की वैल्यू आ जाएगी 6/11 माइक्रो फैराड। सिंपल है यहाँ तक। अब ऐसे ही अगर आप पैरेलल वाले की निकालोगे तो C1 C2 C3 इन सबको ऐड करिए। ऐड करने के बाद आपका क्या आएगा, देखो 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल टू 6 माइक्रो फैराड। ये आ गया आपका ऐड करने के बाद। अब इसने कहा था कि हाउ मेनी टाइम विल द कैपेसिटी बिकम व्हेन दे आर जॉइंड इन पैरेलल, कितनी कैपेसिटी हो जाएगी अगर ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, यानी कि CP/CS कितना फर्क पड़ेगा। तो CP की वैल्यू हमारे पास आई 6, CS की वैल्यू 6/11, 11 आपका ऊपर जाएगा, 6 6 6 कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हो गया 11 माइक्रो फेराड। CP/CS इज इक्वल टू 11, हम लिख सकते हैं फिर CP इज इक्वल टू 11 CS। माइक्रो फेराड यहाँ नहीं आएगा। CP इज इक्वल टू 11 CS, यानी कि जो पैरेलल वाला है वो सीरीज वाले से 11 गुना ज़्यादा है, ठीक है। ये जो कंबाइन इफेक्ट पड़ रहा है, कहने का मतलब इसका ये है सिंपली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कि एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करके रख सकता है, जिसको हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है उसके बारे में। देखो हमें पता है कि हम जब इसको कोई भी चार्ज देते हैं प्लेट को, तो सपोज दैट हमने इसको चार्ज दिया +Q, तो फिर इंड्यूस्ड होने चार्ज की वजह से ये -Q चार्ज हो जाती है प्लेट, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज दे रहे हैं इसको, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं हम। इस वर्क डन को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है एनर्जी में, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो वर्क डन है वो एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है कंडेंसर में, वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहते हैं ना, एक सिंपल सा रूल है जो कि एनर्जी को एक से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। तो इस तरीके से ये एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है। अब वही एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। हमने इसको +Q चार्ज दिया, वो -Q में इंड्यूस्ड हो गए, ये सब अपने अपने चार्ज चले गए। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि सपोज दैट हमने इसको एक स्मॉलेस्ट चार्ज DQ दिया। इस स्मॉलेस्ट चार्ज DQ को देने में कितना वर्क हमें करना पड़ा, ठीक है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना वर्क करना पड़ा, DW इज इक्वल टू वर्क, देखो V इंटू DQ। V का मतलब क्या है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनका,
जिसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, Q अपॉन C से। और डी क्यू आपका इतना चार्ज है जो हमने इसको दिया। ठीक है, ये आपका इक्वल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो था डी क्यू के लिए ओनली। अब हम बात करें तो ओवरऑल जो फुल चार्ज चार्ज क्यू हमने जो दिया है, टोटल चार्ज जो दिया है, तब कितना काम करना पड़ा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन इन गिविंग चार्ज क्यू। जो चार्ज क्यू हमने दिया है कंप्लीट, उसके लिए क्या वर्क डन होगा, तो वो कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इज इक्वल टू जीरो से क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू तक। क्यू अपॉन सी हमने पढ़ा था वहां पर, ये हम लेते चल रहे हैं डी क्यू, सारी वैल्यू वही रख दी उठा के हमने, ये उठा के यहाँ रख दिया है। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर वन अपॉन सी तो यूजलेस है, इसको बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन होगा तो क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू क्यू, ये होगा क्यू डी क्यू के लिए। तो इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी क्यू स्क्वायर बाई टू, वन अपॉन सी बाहर, और ये आपका होगा क्यू इज इक्वल टू जीरो से क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा, सॉरी इसको हम वैल्यू प्लेस करेंगे, पहले क्यू कैपिटल क्यू फिर जीरो, वैल्यू आएगी फिर आपकी वन बाई सी क्यू स्क्वायर अपॉन टू, ये आपकी वर्क डन आएगा। अब इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यही जो वर्क डन है वो आपका स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई सी टू सी, ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। अब देखो हम पढ़ते आए हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, जो फॉर्मूला हम पहले से ही पढ़ते आए हैं। तो अगर हम ये पुट कर दें तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर और वी स्क्वायर, ये बनेगा ना स्क्वायर इसलिए टू सी, एक सी से एक सी कैंसिल, मतलब सी वी स्क्वायर बाई टू, एक ये फॉर्मूला बन सकता है इसका। ठीक है, अब हम ये भी पढ़ते हैं कि सी वी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्यू हो सकता है। ठीक है, तो इसके क्या फॉर्मूला बनेगा, सी वी की जगह पर क्या रख देंगे हम, क्यू, एक वी बचेगा तो वी इंटू क्यू अपॉन टू, ये भी हो सकता है, एक फॉर्मूला ये हो सकता है आपका। इस तरीके से इसके तीन फॉर्मूले हमने बना लिए, एक, दो और ये तीसरा। ठीक है, किसके फॉर्मूले हैं ये, पोटेंशियल एनर्जी के, जो इसमें स्टोर है, आपकी जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर है उसके फॉर्मूले हैं। तो अगर हम चेक करें तो क्या हमारे पास हो सकती है इसके कुछ नोटवर्ती पॉइंट क्या है, देखिए कुछ नोट पॉइंट है, बस इनको समझ लीजिए। पहला पॉइंट कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैनर इन विच चार्ज कन्फिग्रेशन ऑफ कैपेसिटर इज बिल्ट अप। पोटेंशियल एनर्जी जो आप स्टोर करता है कैपेसिटर, वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है किससे, कि किस तरीके से आप कैपेसिटर में चार्ज फिल कर रहे हो। ठीक है, इससे इंडिपेंडेंट है। ये कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा बस। देखिए अगला हम देखते हैं न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में सिंपली इसी एनर्जी के बेस पर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कैलकुलेट एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफेराड व्हेन इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ दिस। इसमें दिया हुआ है एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 5 माइक्रोफेराड, और पोटेंशियल दिया हुआ है V 250 वोल्ट, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है U, सी वी के टर्म में कौन सी आपका फॉर्मूला था, तो वो है आपका U इज इक्वल टू, सिंपली एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप U की जगह पर चाहे तो E भी रख सकते हैं, एनर्जी चल रही है ना इसलिए, इज इक्वल टू वन बाई टू सी वी स्क्वायर। अब देखो वन बाई टू, सी की वैल्यू हमें पता है 5, वी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 250 इंटू 250, माइक्रो लगा हुआ है ध्यान रखना, माइक्रो फैराड है तो 5 इंटू 10⁻⁻6 भी आएगा। इस ओवरऑल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा आपका 0.156 जूल। इतनी एनर्जी स्टोर करके रख सकता है आपका ये कैपेसिटर, जिसकी इतनी क्वांटिटी दे रखी है 5 माइक्रोफैराड और इतना वोल्ट। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो जैसे एक लास्ट पॉइंट है हमारे आज के लेक्चर का, अगर अभी हमने पढ़ा था कि पैरेलल और सीरीज में कैपेसिटर को कैसे कैलकुलेट करना है, अब हम पढ़ रहे हैं पैरेलल और सीरीज में एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमारे कैपेसिटर सीरीज में है, सीरीज में कैपेसिटर वर्क कर रहे हैं, तब एनर्जी के लिए क्या होगा, सिंपली
एनर्जी की आपको टोटल एनर्जी निकालनी होगी इनकी, तो टोटल एनर्जी यूटी, टोटल एनर्जी यूटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C3। ये आपकी टोटल एनर्जी इस तरीके से कैलकुलेट हो सकती है। यहाँ से क्यू स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा ये ना, और फाइनली आपका क्या बचेगा यहाँ पर, C1 C2 C3 C3, ये सब है ना हमारे पास, ये सब है हमारे पास। अंदर बचेगा आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंबाइंड फॉर्म किसके लिए चल रही है, CS के लिए लिख सकते हैं हम इसको कॉम्बिनेशन के साथ। तो फाइनली हमें ये पता लग गया कि जो आपकी टोटल एनर्जी है सीरीज फॉर्म में, तो वो क्या होगी U1 प्लस U2 प्लस U3, ये हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो आपकी पैरेलल वाले की बात करें अगर हम, तो पैरेलल वाला आप डायरेक्ट सिंपल वही पहले की तरह डायरेक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर U टोटल की बात की जाए 1/2 CP V स्क्वायर, CP चेंज होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से चेंज हो जाएगा। फाइनली इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो U पैरेलल की टोटल एनर्जी आएगी वो भी सेम इसकी तरह U1 प्लस U2 प्लस U3 की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि टोटल एनर्जी स्टोर इन सीरीज एंड पैरेलल ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो जो एनर्जी का कॉम्बिनेशन है वो हर बार कैसा रहेगा, एक डायरेक्ट कैलकुलेशन में रहेगा। डायरेक्ट ऐड करिए आप इस तरीके से तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, इसमें इन्वर्सली ऐड करने का इशू नहीं है जैसे कि कैपेसिटर में था। ठीक है, तो ये सिंपल सा आज का टॉपिक था आपका, इसमें आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपके। अगले टॉपिक में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करेंगे, जिससे कि आपका ये सिलेबस है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो ताकि रिवीजन का टाइम मिले। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।